हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्यूपेशन, इनकम एंड एजुकेशन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ द क्लास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फिर उससे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। तो इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में ये बोल रहे हैं कि जो सोशल इनइक्वालिटी है वो पावर, पोजीशन और वेल्थ को आप कितना एक्सेसिबल हैं ये चीज़ें आपको, उसके हिसाब से सोशल इनइक्वालिटी आती है। अब सोशल इनइक्वालिटी और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को ये बात कर रहे हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ही सेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सोशल इनइक्वालिटी जिसमें लेयर्स बनी हुई हैं, वन रैंक्ड अबव द अदर, एक के ऊपर दूसरी लेयर बनी है। जैसे इंडिया का कास्ट सिस्टम है वो एक तरह की 4 लेयर्स हैं, उसमें 4-5 लेयर्स हैं। तो इस तरह से अब इसमें क्लास पे जो भी बात करते हैं तो ये 3-4 व्यूज़ देता है आपको। सबसे पहले हर जगह ये आपको फंक्शनलिस्ट व्यू देगा। फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं कि भाई जो हर क्लास अपना रोल प्ले करती है, तो सोसाइटी की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग क्लासेस होनी चाहिए। अब मार्क्स का व्यू क्या है वो हमें पता ही है कि मार्क्स ये कहता है कि जिनके पास सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है वो जो है हायर क्लास हैं, जिनको हम बॉर्शवाजी के बोलते हैं, और जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है उनको हम प्रोलेटरिएट बोलते हैं, यानी कि लोअर क्लास होगी। अब वेबर जो है, हालांकि जो मार्क्स है वो भी अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स उसमें बात कर रहे हैं, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके पास ज़्यादा पैसा होगा। वेबर भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो मार्केट पोजीशन की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि दोज हु शेयर अ सिमिलर मार्केट पोजीशन इन द मार्केट इकॉनमी, तो उससे उनको जो एक तरह के इकोनॉमिक रिवार्ड मिलते हैं। मतलब जो एक क्लास के बंदे हैं मार्केट में, जो उनकी पोजीशन है वो उस तरह के ही पैसे वो कमाएंगे। जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो उसी लेवल का कमाएगा, और जो लॉयर है वो उसी लेवल, अपनी लेवल का जो है अर्न करेगा। इसी तरह से लाइफ चांसेस भी उनके, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ किसको कैसी मिलेंगी वो भी आपकी क्लास पे डिपेंड करती हैं। अब ये वेबर का व्यू है जो है इकोनॉमिक, लेकिन वो मार्केट सिचुएशन की बात करता है। अब एंथनी गिडन्स हैं, एंथनी गिडन्स बोलते हैं कि 3 तरह की क्लासेस हैं। अपर क्लास वो है जिनके पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप है। मिडिल क्लास वो है जिनके पास एजुकेशनल और टेक्निकल जो है क्वालिफिकेशंस हैं। और लोअर क्लास वो है जिनके पास मैनुअल लेबर है, हाथ से काम करने वाले लोग हो गए। तो ये एंथनी गिडन्स की है। उसके पास जो फ्रैंक पार्किन है, फ्रैंक पार्किन का ये मानना है कि जो क्लास स्ट्रक्चर है उसकी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो है उसकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बाकी सारी चीज़ें वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है और ऑक्यूपेशन है, जो एजुकेशन और इनकम है वो आपकी ऑक्यूपेशन पे ही डिपेंड करती है। तो वो बोल रहे हैं कि बैकबोन जो है आपकी क्लास सिस्टम की, वो जो है आपका ऑक्यूपेशन है। उसके बाद जो क्लास स्ट्रक्चर एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इसमें इन्होंने अलग अलग क्लासेस दी हैं कि जो मिडिल क्लास है वो उसमें हायर प्रोफेशनल, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, और लोअर प्रोफेशनल में मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इस तरह की। ये आप देख ही लोगे, इसमें कुछ खास है नहीं है बताने वाला। अब क्लास स्ट्रक्चर इन सोशलिस्ट सोसाइटी की ये जो बात कर रहे हैं, मार्क्स को ऐसा लगता था कि जो 2 क्लासेस हैं वो अल्टीमेटली जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो डिपेंडिंग अपॉन द जो किसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, ये उसके हिसाब से क्लासेस बनी हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये ख़त्म हो जाएंगी। तो मार्क्स के हिसाब से टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, कि किस आदमी को कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए। हालांकि फ्रैंक पार्किन कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उन्होंने देखा जो सोशलिस्ट सोसाइटीज़ हैं उनमें क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ठीक है कि जो है ये इस तरह की बात है, लेकिन अल्टीमेटली जो है जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें भी 4 तरह की क्लासेस हैं। एक तो वाइट कॉलर इंटेलिजेंशिया है जिसमें प्रोफेशनल, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए। दूसरा जो है स्किल्ड मैनुअल पोजीशंस हैं, स्किल्ड मैनुअल पोजीशन जैसे डॉक्टर, इंजीनियर हो गए। फिर उसके बाद लोअर और अनक्वालिफाइड वाइट कॉलर पोजीशंस हैं, जिस तरह के दूसरे मैनेजर जो जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जैसे सुपरवाइज़र हो गए, उनके पास कोई खास क्वालिफिकेशन तो होती नहीं। उसके बाद चौथे नंबर पे वो कहते हैं अनस्किल्ड मैनुअल पोजीशंस हैं। तो ये 4 क्लासेस जो हैं ये फ्रैंक पार्किन ने दी हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्यूपेशन। अब इसके बाद जो वेसोलॉस्की कहते हैं कि भाई ऐसा तो है कि भाई जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं इनमें जो है क्लासेस जो हैं उनमें क्लास कन्फ्लिक्ट कम तो हुआ है, क्योंकि उनमें जो है पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन का जो है, वेल्थ का जो एक्यूमुलेशन है वो तो कम हुई है, लेकिन फिर भी स्टेटस तो जो है वो है, और इनमें जो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। तो अब इसके बाद जो मिलोवन जिलास हैं, DJILAS, मिलोवन डिजास, वो ये कहते हैं कि भाई जो ये इन प्रैक्टिस जो है जो इनके वो ये कहते हैं कि इन प्रैक्टिस जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स की एक न्यू क्लास एमर्ज हुई है सोशलिस्ट कंट्रीज़ में, और वो जो है वो अपने बेनिफिट के लिए ये सारी चीज़ों को अपने लिए मोल्ड करते हैं, और वो जो है एक हायर पोजीशन होल्ड करते हैं। उसके बाद आती है जी एजुकेशन एज एन इंडेक्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द क्लास। अब ये आपको पता ही कि जो एजुकेशन है वो भी आपकी क्लास डिटर्मिन करती है।
तो हालांकि जो एजुकेशन है उसको भी वही बंदा एक्वायर करेगा जिसके पास जिसके पास पैसे हैं, उसी को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। प्यारे बोर्डियू है इसमें एक नाम, ये फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं। ये कहते हैं कि जो बल्क ऑफ वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं। तो क्योंकि वो पहले से ही जो हैं वो आगे हैं, जो वाइट कॉलर प्रोफेशनल है वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, इसलिए वो पहले ही अपने बच्चों को आगे प्लेस कर देते हैं। जो माइकल F.D. यंग हैं वो ये बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो कहते हैं कि जो बंदे पहले ही पावर ऑफ पोजीशन में हैं, जिनके पास ऐसी पोजीशन है, पावरफुल पोजीशन है, वो अपने हिसाब से कौन सी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है उसको मोल्ड कर लेते हैं कि भाई ये वाली चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होगी, और उसके हिसाब से वो उसको मोल्ड। फिर इसके बाद ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां हैं उनके बारे में बात करता है। ये कहता है कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनको हम एक जैसा सिलेबस देते हैं। भाई कोई बंदा इंग्लिश मीडियम पढ़ के आ रहा है, कोई हिंदी मीडियम पढ़ के आ रहा है, लेकिन हायर एजुकेशन में उनको जो है एक लेवल पे बिठा दिया जाता है, तो इसलिए उनको दिक्कत आती है। तो लैंग्वेज इज़ अ बैरियर। इसी तरह से आपका जो बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड, कल्चर, दैट आल्सो इज़ अ बैरियर, क्योंकि एक तरह का हम उनको जो एनवायरनमेंट दे देते हैं। उसके बाद ये कुछ थिंकर्स हैं, इन्होंने अलग अलग एजुकेशन के बारे में बोला। इनमें से हम 2-4 का भी मेंशन कर देंगे तो चलना चाहिए। सबसे पहले जॉन एमस कॉमनियस हैं। ये कहते हैं कि एजुकेशन का जो सब्जेक्ट मैटर है वो जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए, कि जो बच्चे का सब्जेक्ट मैटर है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से एजुकेशन का सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। जॉन लॉक ये बोलते हैं कि एजुकेशन आपकी सेकुलर होनी चाहिए। फिर रूसो ये बोलते हैं कि जो बच्चे की नेचुरल इंक्लिनेशंस हैं उनको इम्प्रूव, उसके हिसाब से जो एजुकेशन डायरेक्ट करी जानी चाहिए, उनको डायरेक्ट करके हम, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत लड़ने में वो बहुत लड़ता है, तो वो बोलेंगे कि इनको ऐसे डायरेक्ट करो कि इनको हम आर्मी में भेजें। तो ऐसे फ्रीबल हैं, हु इज़ द फादर ऑफ किंडरगार्टन, वो ये मानते थे कि एजुकेशन एक कंप्लीट लिविंग है, ये नहीं कि आपने थोड़े साल पढ़ लिया, वो कहते सारी ज़िंदगी आपकी एजुकेशन है। ऐसे ही जॉन ड्यूई ये मानते थे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो उनको फादर बोला जाता मूवमेंट के, वो ये कहते हैं कि लिविंग ऑफ लाइफ है, नॉट प्रेपरेशन। हम कहते हैं ना कि पढ़ लिख के कोई ऐसा हम पैसे कमाने के लायक बन जाएंगे, वो कहते हैं कि एजुकेशन है लिविंग ऑफ लाइफ है। इसी तरह डर्कहाइम ये बोलते हैं कि एजुकेशन का जो एम है वो सोशलाइजेशन ऑफ द यंग जनरेशन है, कि जो हमारी यंगर जनरेशन है उनको हम कैसे सोशलाइज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई 1986 में। उन्होंने कुछ बातें बोली। एक तो उन्होंने बोला कि रेडिकली हम चेंज कर देंगे, जो पुराना सिस्टम है उसको चेंज कर देंगे, उसमें एजुकेशन की क्वालिटी को हर लेवल पे हम इम्प्रूव करेंगे। तीसरा उन्होंने बोला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम आगे लाएंगे। चौथा उन्होंने बोला कि मॉरल वैल्यूज़ भी बीच में डालेंगे, सिर्फ टेक्निकल और साइंटिफिक नहीं, मॉरल वैल्यूज़ भी हम डालेंगे। पाँचवा उन्होंने बोला कि इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करेंगे। फिर 6वीं बात उन्होंने बोली कि कॉमन सिटीजनशिप एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो ये 6 बातें आप बोल सकते हो। इन सब के बाद भी बावजूद जो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो कमज़ोर है, उसके फिर इन्होंने 5 पॉइंट बताए हैं कि एक तो हमारे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देखो गांव में स्कूलों का हाल, बाथरूम नहीं है, टॉयलेट्स नहीं बने हुए। तो क्योंकि ये स्टेट के अंडर होता है ना, एजुकेशन को फंड करना स्टेट की जिम्मेवारी, तो स्टेट तो कोई अपनी जिम्मेवारी लेती नहीं है, आपको पता ही है। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और रीओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल नीड्स, मतलब किस तरह की एजुकेशनल ज़रूरत है उन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और डीलिंकिंग जॉब फ्रॉम द मियर पोजेशन ऑफ द डिग्रीज़, जो सिर्फ डिग्री के साथ जॉब नहीं जुड़नी चाहिए, उसको डीलिंग करना चाहिए, ये कहते हैं। और हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम बड़ा वीक है, हम अच्छे से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करते, उसमें कितनी चीटिंग चलती है, क्या कुछ चलता है, और किस तरह से एग्ज़ाम हमें लेना चाहिए, इस पर कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है एज सच एजुकेशन की, ऐसे धक्के से चले जा रहा प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस का भी और गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस का भी। तो इसके बाद ये कुछ चैलेंजेस बोलते हैं कि हमारे कुछ चैलेंजेस हैं, 6-7 चैलेंजेस लिस्ट करते हैं, जिनमें से सबसे पहला ये बोलते हैं कि हमारा जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो हमें देखना होगा कैसा होना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन हमें क्लियर होना चाहिए कि किस लिए हम ये कह रहे हैं कि बॉडी, माइंड एंड हार्ट को तैयार करना चाहिए हमारी एजुकेशन सिस्टम को। फिर ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे ये पूछ रहा है कि हमें इन पे सोचना होगा कि हमें क्या क्या करना है। पहला तो ये कह रहा है कि भाई जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हमें सोशल एजुकेशन कितनी ज़्यादा देती है, कि क्या हम मोबाइल फ़ोन पे या यूट्यूब से वीडियो देख देख के उस तरह की जो इंडोक्ट्रिनेटेड चीज़ें हैं, झूठी मूठी आपके दिमाग पे इंप्रेशन डालने वाली ऐसी चीज़ें जो हैं, उससे कितना हमारी जो सोशल एजुकेशन में हमारी फॉर्मल एजुकेशन कितना हमें उस डायरेक्शन में प्रमोट कर रही है। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर पे कितना जोर होना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा मॉरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि फिर कह रहे हैं कि सोवियत रशिया ने जो फार्मूला अडॉप्ट किया उससे कितना फ़ायदा हुआ। फिर ये कहते हैं कि स्टेट का कितना कंट्रोल होना चाहिए एजुकेशन पे, स्कूल्स पे कितना कंट्रोल स्टेट्स का होना चाहिए, या कि स्कूल्स ऑटोनमस होने चाहिए, ये भी हमें सोचना पड़ेगा।
फिर पब्लिक स्कूल्स जो हैं ये कहते हैं कि पब्लिक स्कूल क्या हम सारे बंद कर दें, क्योंकि इससे डेमोक्रेटिक नहीं ना रहा, क्योंकि सरकार के स्कूल हैं, सरकार अपनी मर्ज़ी से पढ़ाएगी, या फिर कि डेमोक्रेसी हो कि भी जिसके जैसे स्कूल हैं वो अपनी तरह से मैनेज कर ले। फिर हमें जो है एग्ज़ामिनेशन किस तरह के लेने चाहिए ये भी हमें सोचना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट ये बात करता है कि हमारी जो एजुकेशन है उसमें कुछ सब्जेक्ट हम बच्चे को छोटी क्लास में पढ़ाते ही नहीं कि भी ये तो इसको समझ नहीं आएगा, तो फिर वो बाद में कैसे समझेगा, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। वोकेशनल एजुकेशन को क्या जगह देनी, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। फिर हमारे कल्चर को कैसे प्रिजर्व करती है हमारी एजुकेशन, इस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये कुछ बातें बोल रहे हैं कि अकोमोडेटिव स्पिरिट होनी चाहिए, डाइवर्जेंट कल्चर्स की जो है मतलब उस तरह की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मतलब जो किसान का बेटा भी IAS बन सकता है, तो इस तरह की एग्जांपल्स देते हैं कि सेकुलर आउटलुक जो है एजुकेशन से। फिर ये बता रहे हैं कि हमारी हम जो रूढ़िवादी से बाहर निकलते हैं, सुपरस्टिशन से बाहर निकलते हैं, हमारा सोचने का दायरा बड़ा होता है, हॉराइजन ऑफ जो है वो खुलता है और एक सेकुलर आउटलुक डेवलप होती है। फिर अगला जो इसमें पॉइंट है वो ऑक्यूपेशन एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ द क्लास है। फंक्शनलिस्ट जो वही कह रहे हैं कि भी जो रिलेशनशिप है एजुकेशन का और ऑक्यूपेशन का, कि वो कह रहे हैं कि हाई स्टेटस आपको तभी मिलेगा सोसाइटी में अगर आपका जो ऑक्यूपेशन आपकी हाई है, तभी आपको हाई स्टेटस मिलेगा। इसके बाद वो बात कर रहे हैं, फिर वो बात कर रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल स्टेटस इस पे डिपेंड करता है कि किस सोसाइटी में किस प्रोफेशन की कितनी वैल्यू है। मान लीजिए अब अमेरिका में कौन से प्रोफेशंस को जो है वो अच्छा माना जाएगा वर्सेस अफ़गानिस्तान में किस प्रोफेशन में आप हो तो आपका स्टेटस हाई होगा। यू कैन वेल इमेजिन कि ऑक्यूपेशनल स्टेटस है वो सोसाइटी टू सोसाइटी लोग किस चीज़ को क्या मानते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद इन्होंने वेस्टरगार्ड और रेसलर की बात की है। वेस्टरगार्ड और रेसलर ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड मार्केट यही चीज़ें हैं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो सेंटर हैं जो क्लास को डिफ़ाइन करती हैं। और ये कहते हैं कि भी इन्हीं आज भी जो मेजर डिवीज़न है कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में ही है, इनका मानना है। फिर ये एक और जो हैं हैरी ब्रेवरमैन है, ये अमेरिकन मार्क्सिस्ट हैं। इन्होंने 100 सालों में जो USA में जो चेंजेस आए हैं उस पर इन्होंने बोला है, उस पर इन्होंने काम किया। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि 100 सालों में USA में ये चेंज आया है कि जो है प्रोलेटरी सोसाइटी की जो प्रोलेटेरियनाइजेशन हो गई है, कि प्रोलेटरी 18 आदमी जो प्रोलेटरिएट बन गया, मतलब कि गरीब बन गया। उसका ये कह रहे हैं कि भाई इस सिस्टम में इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि जो स्किल है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, और क्योंकि अब जो काम मशीन से होने लगा। पहले आप एम्ब्रॉयडरी करते थे कि किसी बंदे की कलाकारी होती थी कि वो ऐसे एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, अब आप ऐसी मशीनें आ गई हैं, उनमें आप फ़ोटो डालो, वो अपने आप कढ़ाई करके आपको देंगी। तो इनका ये कहना है कि इतना इस टाइम में ये हुआ है कि जो आदमी की जो वर्क स्किल की कीमत है वो कम हुई है और जो है मशीन की कीमत ज़्यादा हुई है। उस वजह से जो बॉर्शवाजी क्लास है, जो अपर क्लास है, उसकी डोमिनेंस बढ़ी है और उनकी अथॉरिटी है जो वो एम्प्लॉयर्स की, वो एम्प्लॉय के ऊपर बढ़ गई है। फिर ये कह रहे हैं जो ऑक्यूपेशन है वो एज एन इंडिकेटर ऑफ सोशल क्लास, अलग अलग लोगों ने अलग अलग थिंकर्स ने बोला है, अलग अलग क्राइटेरिया पे बोला है ऑक्यूपेशन की, कौन सी ऑक्यूपेशन ऊपर है कौन सी नीचे है, उसके क्राइटेरिया अलग अलग लोगों के अलग अलग हैं। तो इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं हम कह सकते कि एक क्राइटेरिया लेके। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ऑक्यूपेशन है जिनमें ज़्यादा प्रेस्टीज है वो अच्छी ऑक्यूपेशन है। जैसे कोई कह सकता है कि भाई IAS जो है उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन उसमें प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा है उसके हाथ में, तो प्रेस्टीज के बेसिस पे हैं। लेकिन दूसरे कोई लोग बोल सकते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक रिवार्ड के हिसाब से आपकी जॉब मानी जाएगी। अब IAS में कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई IAS बन के आप बहुत पैसा भी कमा सकते हो, तो क्योंकि IAS में बहुत पैसा है इसलिए IAS रिवार्डिंग है, या और भी कोई भी जॉब, तो इकोनॉमिक रिवार्ड के बेसिस पे, कोई उसकी प्रेस्टीज के बेसिस पे, तो अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग बेसिस पे ऑक्यूपेशन की क्या ग्रेडिंग है उसको डिफाइड कर रहे हैं। ऐसे फिर ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जो ऑक्यूपेशन है सिर्फ उससे नहीं पता लगता, क्योंकि हो सकता है कि कोई आदमी हलवाई हो लेकिन वो यूनिवर्सिटी का ऑनर हो सकता है, तो आप किसी के प्रोफेशन से उसका स्टेटस तो नहीं पता कर सकते ना कि उसका क्या स्टेटस है। फिर इसके बाद जो फ्रैंक पार्किन है वो जो अपवर्ड मोबिलिटी है सोसाइटी में उसकी बात करते हैं। वो एक तो कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सेफ्टी वैल्व है, जैसे किसी क्लास में कोई आदमी काबिल है, उसको लगता है कि वो किसी कुछ और डिज़र्व करता है, तो उसके लिए एक जो अपवर्ड मोबिलिटी एक सेफ्टी वैल्व है कि वो फ्रस्ट्रेटेड ना फील करे कि मुझे तो इतना अच्छा काम आता है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। दूसरी तरफ ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो अपवर्ड मोबिलिटी है उसमें क्या होता है कि जो आदमी नीचे वाली क्लास से ऊपर वाली क्लास में मूव कर गया, तो अब वो ऊपर वाली क्लास के साथ अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करता है, नीचे वाली क्लास के साथ रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। उसके इंटरेस्ट जो ऊपर वाली क्लास के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो उसको जो दूसरे लोगों के
और वो ज़्यादा रिजिड हो जाता है। मतलब जो लोग पहले से मिडिल क्लास में थे वो इतने रिजिड नहीं होंगे, लेकिन जो बंदा लोअर क्लास से मिडिल क्लास में आया वो ज़्यादा रिजिड होगा क्लास को लेके। उसके बाद आता है इनकम एज एन इंडेक्स ऑफ द क्लास। अब इसमें पहले बात करते हैं कि आपको पता ही कि इनकम जो है आपकी क्लास को डिसाइड करने में हेल्प करती है। उसके बाद ये जैंक्स की बात करते हैं। जो जैंक्स ने ये बोला था कि उन्होंने बोला कि जो आप पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ाई करते हो, तो वो 10 से 12% जो है आपकी इनकम में ऐड करती है, और जो हायर कॉलेज की एजुकेशन है वो 4 से 7% की आपकी क्वालिफिकेशन को ऐड करती है। उनका ये कहना था कि वाइट मिडिल क्लास मेल जो हैं अमेरिका में, जो वाइट मिडिल क्लास मेल्स हैं वो वैसे ही ज़्यादा अर्न करते हैं, और उनके कंपैरिजन में जो फीमेल्स हैं या ब्लैक्स हैं वो इतना अच्छा अर्न नहीं करते अगर उनको एक जैसी क्वालिफिकेशन भी हो। इसका जो है उनको बहुत सारा प्रोटेस्ट, उनके विद्रोह में बहुत लोग बोले कि नहीं नहीं ये बात तो ठीक नहीं है, आप तो एजुकेशन को सबड्यू कर रहे हो। फिर ये इसमें बात करते हैं कि लिबरल्स जो हैं वो, उनका ये मानना था कि अगर हम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों की बराबर कर दें, अगर हम सबकी बराबर कर दें तो स्टैंडर्ड लिविंग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गरीब लोगों का भी इम्प्रूव हो जाएगा, और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बराबर हो जाएगा। तो इन्होंने ये बोला था कि अगर आप इनको अच्छी एजुकेशन दे दोगे तो जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो मूव कर जाएंगे हायर स्किल्ड वर्कर्स में, और इससे क्या होगा कि इनके वेजेस जो हैं इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि ये बंदे थोड़े रह जाएंगे, अब दिहाड़ीदार बंदे थोड़े रह जाएंगे तो फिर उनकी दिहाड़ी, उनकी लेबर भी बढ़ जाएगी। और हायर क्लास में क्योंकि बंदे ज़्यादा हो जाएंगे हाई स्किल्ड लेबर में, तो उनकी जो है जो सैलरी है वो कम हो जाएगी, उनके वेजेस कम हो जाएंगे, तो वेज डिफरेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब जो गरीब आदमी है और जो अमीर आदमी जो कमा रहा है उसमें जो डिफरेंस है वो ये कहते थे कि कम हो जाएगा। फिर ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ पैसे से नहीं पता लगता कि किसी आदमी की क्या क्लास है। कोई एक अच्छे बिजनेस ग्रुप हैं जो एक नंबर का काम कर रहे हैं तो उनके पास भी पैसा है, लेकिन कोई गैंगस्टर है उसके पास भी बहुत सारा पैसा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों की जो है क्लास सेम है या दोनों सेम रिस्पेक्ट जो है होल्ड करते हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट है, जो इनकम है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किस मीन से वो आती है वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो द इनकम इज़ नॉट द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ योर क्लास ही सेज। सो इस तरह से मैंने ये अटैम्प्ट किया कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स आपको देने का। कल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये कोई एग्जॉस्टिव लेक्चर नहीं है, ना ही मैंने इसको कोई अच्छे से प्रिपेयर किया। आई होप कि आपको इसकी हेल्प होगी। अगर आपको कुछ भी ये हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इसको आप एटलीस्ट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ कमेंट आपको लगता है कोई कमी है तो कमेंट करके भी आप बताइए। थैंक यू।